हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। हम अपने पीवाईक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू एल्टन मेयो अ वर्कर्स परफॉर्मेंस इज प्राइमरी रिलेटेड टू, यानी कि ये क्वेश्चन बात करता है कि एल्टन मेयो के अकॉर्डिंग एक वर्कर का परफॉर्मेंस जो होता है वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि द वर्कर्स वेरिएबल, ये क्या होता है पहले इसे समझना ज़रूरी है। इसका मतलब अनक्लियर है, बहुत ज़्यादा है, यानी शायद ये कहना चाहता है कि एक वर्कर की पर्सनल क्वालिटीज़ या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस उसकी क्वालिटी पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। ये वेरिएबल होता रहता है अपने आप में, ये रीज़न नहीं है मेयो के अकॉर्डिंग, ये चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो ये तो मशीन टूल्स या टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना, ये तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इसकी नॉर्मली बात करता है। टेलर का व्यू है, मायो का नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेक्शन सेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली यही तो मेयो का पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका रिलेशन, उनका जो ग्रुप डायनेमिक्स होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप डायनेमिक्स का यहाँ पे सेटिंग्स है ना, कॉपरेशन, लीडरशिप, इनफॉर्मल रिलेशन, ये सब इफेक्ट करते हैं वर्कर्स की परफॉर्मेंस को। फिर एक और ऑप्शन है सोशली एक्वायर्ड एटीट्यूड ऑफ द वर्कर आउटसाइड द फैक्ट्री, यानी कि वर्कर का समाज में मिलने वाले एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस कैसा होता है, जो वो फैक्ट्री के बाहर या अंदर से सीखता है। तो ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली ट्रू है बट सेकेंडरी है ये। इसके मेन रीज़न यही है, इंटरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर मेन है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्टन मेयो, वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो प्राइमरली किस चीज़ पे रिलेटेड होती है, यानी कि एल्टन मेयो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ऑब्जर्व किया कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी सिर्फ पैसे या अच्छी लाइटिंग या फिर जो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे मशीन से नहीं बढ़ती है। वो अपना जो काम होता है वो एक ग्रुप में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसकी सोशल बॉन्डिंग कैसी होती है, उसको अटेंशन कैसे मिलता है, क्या उसको अप्रिसिएशन मिलता है, कुछ रिवार्ड्स, जो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। ओके, यहाँ बात की गई है मॉनेटरी रिवार्ड से ज़्यादा उनके रिलेशनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉय, और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इस चीज़ को हाईलाइट करती है, अफेक्ट करती है। वर्कर के ग्रुप वर्कर मोटिवेशन होना चाहिए। मेयो रिमार्क्ड दैट द मेन सोशल सिचुएशन इन हिज वर्क group ranked first and the work was incidental. Thus the reject David Ricardo's rebel hypothesis, which assumes mankind as a horrid and unorganized individual actuated purely by self interest. इसमें यह भी कहा गया कि जो मैन की सोशल सिचुएशन होती है वर्क ग्रुप में जो है रैंक्ड फर्स्ट होती है, और वर्क वाज इंसिडेंटल, यानी कि ये काम तो सेकेंडरी होता है, लोगों का आपस का रिश्ता बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपस की रिलेशन। और इसी के साथ एल्टन मेयो ने डेविड रिकार्डो के रेबल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था, जिसमें मानव को एक सेल्फिश इंडिविजुअल माना गया था। तो यही इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर लिंक्ड विद एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनमें से कौन सा जो है एफ.डब्ल्यू. लिंक है एफ.डब्ल्यू. टेलर के साथ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये जो आपके नीचे स्टेटमेंट्स में जो ये दिए गए हैं ना, तो इनमें से कौन से जो है बातें जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक जो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करती है, वो बताना है। क्या ट्रेड यूनियनिज्म इज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि ये जो ट्रेड यूनियनिज्म है ये अनएक्सेप्टेबल है। जो टेलर के टाइम पे क्या था, ट्रेड यूनियंस जो जितने भी थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट थे, और टेलर भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। उनका फोकस इंडिविजुअल एफिशिएंसी पर ज़्यादा था, ना कि कलेक्टिव बार्गेनिंग पर। सो टेलर ने ट्रेड यूनियनिज्म को अपोज किया था। किस चीज़ को अपोज किया था? ट्रेड यूनियनिज्म को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मैकेनिकल। क्या ये सही बात है? देखिए, ये टेलर के क्रिटिक्स का व्यू था कि साइंटिफिक मैकेनिकल है, साइंटिफिक मैकेनिज्म जो मैनेजमेंट है वो। टेलर के जो आलोचक थे उनका व्यू था ये। टेलर खुद तो इसको मैकेनिकल नहीं मानते थे, उनका मानना था कि ये एक सिस्टम प्रोडक्टिव और एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट मानते थे। पर लोग कहते थे कि टेलरिज्म जो है, यानी जो टेलरवाद है, वो वर्कर्स को मशीन की तरह ट्रीट करता है। सो ये उनका आइडिया नहीं है। फिर आता है वर्कर इज टेक्निकल मैन। जो वर्क है वो बिल्कुल टेक्निकल मैन का कंसेप्ट किसने दिया है?
टेलर ने दिया है। तो टेलर के अकॉर्डिंग वर्कर को ट्रेंड और टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। वो मानते थे कि वर्कर का काम स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए और स्पेसिफिक उसको टास्क दिया जाए वो पूरा करे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पीस रेट वेज प्लान इज अनहेल्दी प्रैक्टिस। तो क्या ये सही है? यानी कि ये भी टेलर का व्यू नहीं है। अब आप अगर इसको देखेंगे तो आपको लगेगा पीस रेट सिस्टम तो टेलर ने ही दिया था। नहीं, टेलर ने तो पीस रेट वेज सिस्टम का सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। सो टेलर ये नहीं कहता है कि ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, बिल्कुल नहीं कहता है। ट्रेड यूनियंस को अनएक्सेप्टेबल बताया है, बिल्कुल बताया है। ठीक है, तो 1 and 3 इज़ करेक्ट। यहाँ जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है जैसे कि ट्रेड यूनियनिज्म इज़ अनएक्सेप्टेबल और वर्कर इज टेक्निकल मैन, ये दोनों ही लिंक करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो कॉल्ड टेलरिज्म, इसे टेलरवाद भी कहा जाता है, इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रेडरिक टेलर्स थ्योरी टू वर्क प्लेस टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करता है। टेलर ने एक बुक पब्लिश करवाई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका ईयर है 1911, विच एक्सप्लेन हिज प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक स्टडीज टू एनालाइज ऑप्टिमाइज एंड स्टैंडर्डाइज वर्क। ही बिलीव दैट ट्रेड यूनियनिज्म इज अनएक्सेप्टेबल एंड अगेंस्ट द वर्ड और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है असरेशन एंड रीजन का, देखते हैं। सबसे पहले असरेशन पढ़ते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोडक्टिव एंड एक्टिव इन नेचर। फिर इसका रीजन है, देखिए, और सेकंड बात है द आइडिया ऑफ डिक्लाइन ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्री मेच्योर ऑल्दो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अपीयर्स टू रीच द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या कहा गया है। एसरेशन तो ये कहता है, कथन कहता है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत प्रोडक्टिव और एक्टिव इन नेचर है, जो कि अपने आप में सही है, क्योंकि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सीपीए है उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत डायनेमिक बनाया है, बहुत गतिशील बनाया है। ये ट्रेडिशनल थ्योरी से निकल कर नए टूल्स जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, फील्ड स्टडीज़ एक्सेट्रा का यूज़ करता है। इसने पॉलिसी एनालिसिस, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एरियाज़ में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सो हाँ, हम कह सकते हैं सीपीए इज़ प्रोडक्टिव एंड एक्टिव। प्रोडक्टिव है, एक्टिव क्यों है, चल रहा है, गतिशील है, क्योंकि कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है, कंटिन्यूसली अडॉप्ट कर रहा है अलग अलग डाइवर्स इन्वायरमेंट, अपने आसपास के वातावरणों को अडॉप्ट करके चलता है। इसका रीज़न कारण है कि द आइडिया ऑफ डिक्लाइन, जो सीपीए का डिक्लाइन का जो आइडिया आता है वो प्री मेच्योर ऑल्दो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अपीयर टू हैव रीच्ड अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, कुछ स्कॉलर्स ने जब 1980 के अंदर, जब 1980s के अंदर कुछ उसके बाद बोला कि सीपीए डिक्लाइन पे है, अपने मतलब ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होती, क्योंकि सीपीए अब भी डेवलपिंग वर्ल्ड जो थे, जो विकासशील देश के इश्यूज थे उन पे काम कर रहा था। जैसे पॉवर्टी की बात कर रहा था उस टाइम, करप्शन की, इलिटरेसी की बात कर रहा था। तो वो डायनेमिक तो उस टाइम भी था, लेकिन किन के लिए डायनेमिक था? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए डायनेमिक था। तो इस फील्ड को अभी मेच्योर नहीं हुई थी पर ख़त्म भी नहीं हुई थी। ओके, तो ये हम कह सकते हैं आर भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, लेकिन जो आर है ना वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि रीज़न में मेनली ये बताया गया है कि सीपीए डिक्लाइन पे नहीं है, लेकिन अभी भी मेच्योर स्टेज पे भी नहीं पहुंचा है। अब रीज़न तो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है इसकी, वीगर है, जबकि रीज़न कह रहा है इसका तो डिक्लाइन होने वाला है। तो ये एक दूसरे को कथन और कारण नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोडक्टिव इन नेचर, द आइडिया ऑफ डिक्लाइन ऑफ कंपैरेटिव ये है। तो सीपीए इज प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एंड इट हैज़ अ ब्रॉडेंड फील्ड, बहुत इसका फील्ड जो है ब्रॉड है, साइंस, रिसर्च, इन वी साइंटिफिक आउटलुक है इसका। हाउएवर द आइडिया ऑफ डिक्लाइन इज प्री मेच्योर ऑल्दो सीपीए डज नॉट अपीयर टू हैव रीच्ड, बिकॉज देयर इज अ स्टिल बैकवर्डनेस है, इलिटरेसी, पोवर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी विच ऑफ द फॉलोइंग is not feature of the administrative system of developing countries। तो हमें बताना है कि फेरल हेडी नहीं मानते हैं इनमें से कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वो खासियत या फीचर नहीं है। कॉलोनियल लेगेसी, लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, फॉर्मलिज्म या ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। एक एक चीज़ करके एक एक पॉइंट को पहले समझते हैं। क्या होती है कॉलोनियल लेगेसी? फीचर क्या है कॉलोनियल लेगेसी के? फेरल हेडी ने तो स्ट्रांगली हाईलाइट किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोस्टली कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से ही बना है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किससे बना है? कॉलोनियल लेगेसी से बना है, यानी कि उनकी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर यानी ब्रिटिश या फ्रांस सिस्टम से कॉपी किया गया है।
ठीक है, उनका अपना इंडिजीनियस मॉडल नहीं है। सो ये एक फीचर है, कॉलोनियल लेगेसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फीचर होता है, डेवलपिंग कंट्रीज वहीं से कॉपी करती है। तो ये तो इसका फीचर है, इसमें तो पूछा नहीं है वो बताना है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल कॉम्पिटेंस, यानी फीचर है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेंड और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासकों की कमी होती है, जिससे क्या होता है टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो स्किल होती है वो कम हो जाती है। फेरेल हेडी कहते हैं कि क्वालिफाइड और मैन पावर जो होती है, क्वालिफाइड मैन पावर की कमी एक मेजर इशू होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ओके, और फिर आता है फॉर्मलिज्म। क्या होता है ये फॉर्मलिज्म? डेवलपिंग कंट्रीज़ में ब्यूरोक्रेसी ऑफन सिर्फ रूल्स और पेपर वर्क तक ही लिमिटेड होती है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसमें वीक होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉर्मल बहुत ज़्यादा हायरार्की को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कागजी प्रोसेस ज़्यादा होता है, हम कहते हैं ना कागजी ज़्यादा, ग्राउंड रियलिटी में कम काम होता है वहाँ पर। तो ये भी एक फीचर है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो इसको भी हम मानेंगे। फिर आता है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। हाँ, ये एक फीचर नहीं है, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑपरेशनल फीचर, क्योंकि फेरेल हेडी कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक के पास एक्चुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है, उनसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। वहाँ पे बाहर की, जैसे हमारी कंट्री के मान लीजिए, तो डेवलपिंग कंट्री है हमारी अभी, तो हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स का। तो ऑटोनॉमी किसकी है? बाहर से जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देखने को मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं पॉलिटिकल मास्टर्स के अंडर काम करना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको उनकी बात माननी पड़ती है, यानी काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, इन सिस्टम्स में नहीं होती है जो नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज़ के सिस्टम होते हैं। तो इसके फेरेल हेडी के अकॉर्डिंग समझते हैं ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इज नॉट अ फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीज। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट कॉलोनियल, ये सब है, इनिशिएटिव है रेदर देन इंडिजीनियस। ओके, ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज विच एक्सेप्ट, ये मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमें बताना है साला मॉडल की विशेषता नहीं है इनमें से कौन सी? इंस्टीट्यूशनल करप्शन, यानी कि निम्न में से इसमें कहा गया है कौन सा साला मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन फेडरिक्स के प्रिज्मेटिक सोसाइटी और उसके साला मॉडल से लिया गया है, उसके फीचर पे बेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल करप्शन, क्या है ये? तो रिक्स के साला मॉडल में करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है। ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग सोसाइटीज़, जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं उनको ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को रूल बेस्ड फॉलो करते हैं, पर उनका जो है उससे पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है। ये सब जो फॉलो करते हैं ना, वो जितने भी इसके अंदर लोग होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करते हैं। तो यस, करप्शन, भ्रष्टाचार ज़रूर होता है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम है। सेकेंड आता है नेपोटिज्म, यानी कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है साला मॉडल का, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। नेपोटिज्म यानी होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद, जिसमें लोग अपने रिलेटिव्स को और किसको, अपने पर्सनल नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रिफर करते हैं, वी कैन से दैट, या जॉब देते हैं या डिसीजन मेकिंग में उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है ना, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में पर्सनल लॉयलिटी, कास्ट, रीजन, इन सब के इम्पोर्टेंट के आधार पर होता है। मेरिट बेस्ड को यहाँ पर जो है ना बहुत कम वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो ये सब तो साला मॉडल का ही फीचर है, नहीं है इसमें। फॉर्मलिज्म क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने ऊपर पढ़ा कि सब कुछ बहुत हायरार्कियल होता है, यानी कि फॉर्मलिज्म का मतलब होता है रूल्स और प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उनका प्रैक्टिकल यूज़, इम्प्लीमेंटेशन तो वीक होता है, लेकिन हाँ किताब, कागज़ी, ये सब कुछ बहुत होता है। लॉ लिखा गया है लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। रिक्स ने गैप बिटवीन नॉर्म्स एंड रियलिटी की बात की है। किसकी बात की है? गैप बिटवीन नॉर्म्स अलग हैं आपकी और रियलिटी आपकी अलग है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक साला मॉडल की फीचर है। नेक्स्ट आता है एक्चुअल बिहेवियर इज सिमिलर टू फॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल ये ऑपोजिट है साला मॉडल के एसेंस से, यानी कि
हम कह सकते हैं रिक्स का कहना था कि प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में एक्चुअल बिहेवियर जो होता है, जो रियल लाइफ में होता है, हम जो वास्तव में देखते हैं, और फॉर्मल एक्सपेक्टेशंस जो लॉ या रूल बुक में लिखा गया है, वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। एक्चुअल बिहेवियर अलग है, कहने को कुछ और करने को कुछ, वी कैन से दैट। तो अगर एक्चुअल बिहेवियर इक्वल टू फॉर्मल बिहेवियर होता तो ये डिफ्रेक्टेड मॉडल होता, यानी कि वो सोसाइटीज़ जो मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटीज़ लाइक अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जो रूल बुक में लिखा गया है वही फॉलो हो रहा है, लोगों के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन साला मॉडल में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक जो है फीचर हम कह सकते हैं है, नॉट पूछा गया ना, तो ये नहीं होता है। Actual behavior is similar to formal expression is not characteristics of Sala model. Prismatic society is characteristics of economic, social, political, administrative subsystem की बात करता है। Ricks term the administrative subsystem as the Sala model. Feature भी बताए गए, high degree of heterogeneity है, Sala is heterogeneous as it combines elements the chamber of a fused society and bureau and differentiated. जो फ्रेडरिक्स है ना, उसने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कंसेप्ट दिया जिसमें डेवलपिंग नेशंस का एक सोशियो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया है उनके द्वारा। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम का नाम दिया गया है साला मॉडल, जिसमें ये फीचर्स हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन होता है, नेपोटिज्म होता है, फॉर्मलिज्म जो हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल बिहेवियर इज सिमिलर टू फॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। ये तो एडवांस सोसाइटी का फीचर है ना, साला मॉडल का थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द लास्ट इंडिपेंडेंस रेगुलेटरी कमीशंस ऑफ यूएसए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है सिविल एरोनॉटिक बोर्ड। सिविल एरोनॉटिक बोर्ड इज द लास्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, ये हमें याद करना पड़ेगा। यूएसए की 3 टाइप की लाइन एजेंसीज हैं, नेमली डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। तो द फर्स्ट आईआरसी जो होती है उसे क्या कहा जाता है? इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन। ये चीज़ हमें यहीं पर याद कर लेनी है कि यूएसए की फर्स्ट आईआरसी को कहा गया है इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन। वॉज सेटअप इन 1887 में इसका सेटअप हुआ था। एंड द लास्ट का नाम था सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड। ये कब सेटअप हुआ था कोई पूछ ले हमें तो एग्जाम में 1940 में ये सेटअप हुआ था। लास्ट थी ये, फर्स्ट कौन सी थी? इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, और लास्ट कौन सी थी? सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड हुआ सेटअप। द सिविल एरोनॉटिक बोर्ड जिसे CAB कैब कहा जाता है, विच ऑपरेटेड फ्रॉम 1938 टू 1984 तक ये ऑपरेट हुआ, वॉज इन्वॉल्व इन सेटिंग इंटर स्टेट रूट्स एज वेल एज रेगुलेटिंग फेयर्स एंड द कॉमर्शियल एयरलाइंस को इसमें रेगुलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास्टरमैन कमिटी ऑफ ब्रिटेन डेल्ट विथ, इनमें से कौन सी जो ब्रिटेन की मास्टरमैन कमिटी है? देखिए ये सब में समझने लायक कुछ नहीं है, इसमें तो हमें क्या है याद करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है वो मास्टरमैन कमिटी कही जाती है, वो डील करती है। यानी कि ये कमिटी किससे डील करती है? ब्रिटेन डील्ड विथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट के पॉलिटिकल एक्टिविटी से। सर जॉन सेशल मास्टरमैन वॉज नोटेड academia and author. It dealt with political activities of civil servants. He was best known as chairman of 20 committee के chairman माने जाते थे, which during the World War II ran the double cross system, the world schemes then control double against agents in Britain. Okay, ये fact है। Next question है which of the following countries has promulgated a new administrative regime in the form of the Enterprise Act 2002? इसका करेक्ट आंसर होगा यूके में हुआ था ये। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूके हैज़ प्रोमलगेटेड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रेजीम, आया था इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज एक्ट के तौर पर 2002 के अंदर। द एंटरप्राइज एक्ट 2002 में क्या था? इट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट of the UK. It is an act to establish and provide the functions of the Office of Fair Trading, the Appeal Tribunal and the Competition Service to make provision about mergers and market structures and conduct also changed by the law governing insolvency bankruptcy. मैं इसको ईजी भाषा में आपको समझाती हूँ। ये ना एक एक्ट था जिसका नाम था एंटरप्राइज एक्ट 2002। ये एक ऐसा एक्ट है जो यूके पार्लियामेंट ने बनाया था, जिसका मेन गोल क्या होता है, मेन लक्ष्य क्या था इसका, कि इकोनॉमी में फेयर यानी एकदम फेयर बनाया जाए कंपटीशन, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्ट्रांग बनाया जाए। दो चीज़ की बात की गई थी, एक तो कंपटीशन की और सेकंड बात की गई थी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात की गई थी। ओके,
इस एक्ट के अंदर और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस एक्ट के थ्रू कुछ नए रिफॉर्म्स आए, कुछ नए इंस्टीट्यूशन बने और एक एक पॉइंट हमने जो है यहाँ पर समझा था। सबसे पहले हमने एक चीज़ समझी थी कि जो सबसे पहले आता है OFT। क्या होता है ये OFT? ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग की बात की गई है। ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जिसका क्या काम था कि बिजनेस फेयर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चीज़ देखना। अगर कोई कंपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस करती है जैसे कि मोनोपोली, फिक्स प्राइसिंग कर देती है तो OFT एक्शन ले सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनाई गई थी कंपटीशन अपील ट्रिब्यूनल। कंपटीशन अपील ट्रिब्यूनल ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल यानी कि हम कह सकते हैं लीगल बॉडी होती है, एक बॉडी होती है ऐसी न्यायिक बॉडी हम जिसे कह सकते हैं बनाई गई जो लोग जो होते हैं जहां लोग या कंपनीज अनफेयर कंपटीशन के डिसीजंस को चैलेंज कर सकती है इस अपील ट्रिब्यूनल। जैसे कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ पेनल्टी लगी है वो यहाँ अपील कर सकती है। थर्ड आता है कि हम कह सकते हैं एक बनाया गया था कंपटीशन सर्विसेज, कंपटीशन सर्विसेज जिसमें क्या होता है ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाया गया ट्रिब्यूनल के लिए। ये किसको सपोर्ट करता था? ये ट्रिब्यूनल को सपोर्ट करता था। ठीक है, जैसे कि स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ताकि जो केसेस हैं जितने भी केस हो रहे हैं वो स्मूथली रन कर सकें। और फिर हम बात कर सकते हैं मार्केट एंड मर्ज, मतलब मर्जर को, रेगुलेशन को, मार्केट एंड मर्जर रेगुलेशन। इस एक्ट के अंडर मार्केट इन्वेस्टिगेशंस को पावर दी गई। अगर दो बड़ी कंपनीज मर्ज कर रही हैं, मतलब मिल रही हैं, दो बड़ी कंपनीज मिल रही हैं, मर्ज कर रही हैं और उससे मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो सकता है तो गवर्नमेंट उस मर्जर को ब्लॉक या इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्योंकि जब दो बड़ी कंपनीज मिल जाएगी तो मार्केट तो एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी और कंपनियां क्या करेगी, छोटी छोटी कंपनियां। तो ये इस तरीके से इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई कि दो बड़ी कंपनियां आपस में मिल रही है तो मार्केट तो ख़त्म हो सकता है। फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड हम कह सकते हैं बैंकरप्सी। क्या है ये? लॉज में चेंजेस आए। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी खुद का लिया हुआ लोन, उधार पे नहीं कर रही है। ठीक है, पहले डेप्टर को जेल भी भेज दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट से क्या हुआ, उस सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, उसमें कुछ सुधार लाए गए थे। नए सिस्टम में फोकस है कि रिकवरी और रीऑर्गेनाइजेशन पर पनिशमेंट नहीं। रिकवरी हो जाएगी, रीऑर्गेनाइजेशन फिर से हो जाएगा तो फिर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सो यही था 2002 का यूके का एक एक्ट था जो कि इम्पॉर्टेंट था, फेयर कंपटीशन को इंश्योर करता था। नई बॉडीज़ क्रिएट की, जैसे OFT हमने पढ़ा, अपील ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी लॉज मॉडर्न बनाता है। तो ये इस तरीके से हमने देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी आनन एम्फसाइज्ड ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 अर्थ समिट एक्रोनिम्ड ऑफ WEHAB। दिस एक्रोनिम इंक्लूड, ये किन किन चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, इसको हम एक्सप्लेनेशन से याद करेंगे। कॉफी आनन ने एम्फसाइज किया था सम एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी अर्थ समिट में। एक्रोनिम्ड ये जो शॉर्ट फॉर्म में है WEHAB। क्या क्या है? तो यहाँ पर जो W स्टैंड फॉर वाटर, ये है वाटर, देन सैनिटाइजेशन मिलाकर E है, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, H स्टैंड्स फॉर हाउसिंग, A स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड B स्टैंड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ये तो हमें याद करना ही होगा। वाटर, देन एम्प्लॉयमेंट, देन हाउसिंग, देन A से क्या है एग्रीकल्चर, B फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया traced to the inceptions of the community development in October 1952 was started on the recommendations of। ये पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछ रहा है कि जो भारत है उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत जो 1952 में CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
उसके साथ हुई थी, वो किसकी रिकमेंडेशंस पर हुई थी? ठीक है, ये हमसे इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो कृष्णामाचारी कमेटी थी, यस, इसका करेक्ट आंसर कृष्णामाचारी कमेटी थी। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का नेशनल एफर्ट था कि हाँ, हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, जो नॉर्मली रूरल एरियाज़ है उसमें हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा विकास करना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का डेट याद रखनी है, 1952 इंपॉर्टेंट है। टी कृष्णामाचारी कमेटी ने यही रिकमेंड किया था कि रूरल इंडिया के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी कृष्णामाचारी कमेटी के द्वारा, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की गई थी। इसका क्या गोल था? सबसे पहले इसका गोल था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो, फिर एग्रीकल्चर अच्छा हो, और फिर क्या हो, एजुकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, ये सब इसके गोल थे। फिर नेक्स्ट, ये तो हमारा राइट आंसर है, लेकिन प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी क्या थी? तो ये कमेटी प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करती है, लेकिन CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत से इसका कोई डायरेक्ट जो है रिलेशन नहीं था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, जो हम ARC की बात करते हैं, वो 1966 के अंदर आती है और हुआ था उसका शुरुआत, और एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना था। CDP तो 1952 के अंदर ही आ गया था, ये तो हमें क्वेश्चंस में ही गिवन है, तो ये इसका नहीं होगा। फिर आता है महालनोबिस मॉडल, जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 के अंदर आता है, ये वाला, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हेवी इंडस्ट्रीज़ के लिए था, ठीक है, जो कि इसका रूरल कम्युनिटी से कोई, उसके डेवलपमेंट से कोई सीधा कनेक्शंस नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर TT कृष्णामाचारी कमेटी द्वारा ही इसकी रिकमेंडेशन की गई थी, स्टार्ट हुआ था, रिकमेंडेशन आई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसकी कोर फिलॉसफी थी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, रूरल एरियाज़ में पीपल्स की पार्टिसिपेशन बढ़े। सो आज हमने फिर से 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए बहुत डिटेल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।